नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर। पहली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका के वाशिंगटन में जिस तरीके से घटना घटी उससे जुड़ी ये पहली खबर। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में तैनात वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को बुधवार को व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर गोली मार दी गई है। मामले पर FBI निदेशक काश पटेल और वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोसर ने कहा है कि गार्ड के सदस्यों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेयर बोसर ने इसे टारगेटेड अटैक बताया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। 2 of our brave members of the National Guard and the Department of War were brazenly attacked in a horrendous act of violence. They were shot. They're in critical condition. As you can see behind me, we have assembled the full force of both the federal and state and local law enforcement agencies to bring bear all of our resources to make sure we find the perpetrators responsible for this heinous act. And make no mistake, they will be brought to justice. घटना के तुरंत बाद FBI और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। FBI निदेशक काश पटेल ने बताया है कि घायल सैनिकों का समय पर इलाज किया गया है। एक संदिग्ध को भी गोली लगने के बाद पकड़ा गया है और उसकी जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि वाशिंगटन DC में 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर गोली चलाने वाले संदिग्ध की पहचान 29 वर्षीय अफगान नागरिक रहमानुल्लाह के रूप में इसकी पहचान एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। यहां करने की कोशिश कर रही है कि यह हमला जानबूझकर सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया था। इसके अलावा मामले की जांच आतंकवादी हमले के एंगल से भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में EMT टीम घायल सैनिकों को CPR देते हुए दिखाई दे रही थी। फुटपाथ पर खून के निशान और टूटा हुआ कांच साफ दिख रहा था। घटना के कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच गई। मामले पर एक चश्मदीद ने बताया है कि गोलीबारी की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। वाशिंगटन DC में नेशनल गार्ड की तैनाती पिछले महीने से राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अगस्त में 300 से ज्यादा सैनिकों को शहर में तैनात किया गया था, जिसमें से कई वापस लौट चुके हैं। हाल ही में 160 सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया गया था और इसी दौरान ट्रंप प्रशासन ने DC पुलिस को संघीय नियंत्रण में लेने का आदेश भी दिया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। वही घटना पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि जो भी सैनिक पर वॉर करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी चिंता जताते हुए कहा कि हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए। हमारे सैनिक इस देश की ढाल हैं। यह हमला गंभीर चेतावनी है। We will secure our capital, we will secure our cities. In fact, this happened just steps away from the White House. It will not stand. And that's why President Trump has asked me, and I will ask the Secretary of the Army, to the National Guard, to add 500 additional troops, National Guardsmen, to Washington, D.C. This will only stiffen our resolve to ensure that we make Washington, D.C. safe and beautiful. The drop in crime has been historic. The increase in safety and security has been historic. But if criminals want to conduct things like this, violence against America's best, we will never back down. President Trump will never back down. अब दूसरी खबर हांगकांग से जुड़ी हुई है, जहां पर हांगकांग में 3 दशकों में सबसे खतरनाक आग लगी है। आग की यह घटना हाई राइज बिल्डिंग्स में हुई है। इस घटना में 44 लोगों की मौत हो गई है। आग इतनी भयावह तरीके से लगी है कि अभी भी करीब 300 लोग यहां पर लापता हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। जलते हुए मचानों की भयावहता बढ़ने की वजह से सैकड़ों लोगों को अपने अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। इन घरों में कई बुजुर्ग भी रहा करते थे। फिलहाल लगभग 900 लोगों को टेम्पररी शेल्टर में ले जाया गया है, क्योंकि फायर फाइटर आग बुझाने में लगे थे, जिसमें 140 से ज्यादा फायर ट्रक और साथ ही साथ 60 एम्बुलेंस तैनात किए गए थे। कई लोकल न्यूज चैनलों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर गैर इरादतन हत्या का शक है। ये आग की इस घटना में शामिल हो सकते हैं। हांगकांग में यह आग एक 32 मंजिला टावर के बाहर एक बांस के मचान पर लगी है। इसका रेनोवेशन चल रहा था और इस वजह से यह इतनी तेजी से फैली कि 8 टावर वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 7 बिल्डिंग में फैल गई है। यहां पर कंस्ट्रक्शन की जाली लगी हुई थी और हवा भी काफी तेज थी, जिस वजह से आग की लपटें बिल्डिंग तक पहुंच गई। आग जैसे जैसे फैलती गई, न्यू टेरिटरीज के पूरे उपनगर में घना धुआं सा छा गया।
अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 45 लोगों का इलाज अभी भी हॉस्पिटल में जारी है और इसमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। फायर कमांडरों ने कहा है कि इमारतों के अंदर बढ़ते तापमान ने बचाव टीमों को बहुत मुश्किल में डाला है। उन्हें लोगों को बाहर निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फायर सर्विस ऑपरेशन के डिप्टी डायरेक्टर डेरेक यहां पर उन्होंने बताया है कि प्रभावित इमारतों का मलबा और मचान नीचे गिर रहा है। संबंधित इमारतों के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है। हमारे लिए इमारत में घुसना और ऊपर जाकर आग बुझाने और बचाव का काम करना मुश्किल है। यहां आग लगने के बाद लेवल 5 का अलार्म बजाया गया। यह हांगकांग का सबसे ऊंचा इमरजेंसी यहां पर क्वालिफिकेशन अपग्रेडेड था। शाम तक जलती रही क्योंकि कई ब्लॉकों से घना धुआं निकल रहा था। फायर फाइटर्स ने ऊपर की मंजिलों में पानी डालने के लिए लैडर ट्रक का इस्तेमाल यहां पे किया है। इस घटना में पुलिस और पैरामेडिक्स लोगों ने परेशान लोगों की मदद भी की है। और तीसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या के दावे को अदियाला जेल प्रशासन की तरफ से खारिज कर दिया गया है। अदियाला जेल की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि इमरान खान जेल में ही हैं, स्वस्थ हैं और उनको लेकर जो बयान दिया जा रहा है वो महज एक अफवाह है। आपको जानकारी दे दें कि अफगानिस्तान मीडिया ने दावा किया है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। अफगानिस्तान टाइम्स ने पाकिस्तान के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया था कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि हत्या के बाद इमरान खान के पार्थिव शरीर को जेल से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है। लेकिन अब जेल प्रशासन की तरफ से इन दावों को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक कई मामलों का सामना कर रहे हैं। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद उनके खिलाफ कानूनी मामलों की संख्या बढ़ी थी और इन्हीं केसों के बीच अचानक से उनकी मौत की अफवाह फैली, जिसके बारे में जेल के अधिकारियों की तरफ से साफ इनकार किया गया है। और चौथी बड़ी खबर पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर पवित्र भगवा ध्वज फहराए जाने को लेकर पाकिस्तान की तरफ से आई टिप्पणी ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच की कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की आपत्तियों को भारत ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि उनके दोहरे मापदंड की मिसाल को बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान की आलोचना न तो तथ्यपूर्ण है और न ही उसका कोई नैतिक आधार है। उन्होंने कहा कि जिस देश का अपना इतिहास कट्टरता, तानाशाही मानसिकता और अल्पसंख्यकों के दमन से भरा हो, वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को धार्मिक आजादी पर सीख देने की स्थिति में नहीं है। जायसवाल ने यह भी दोहराया है कि अयोध्या में हुआ ध्वजारोहण भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ है और इसमें किसी बाहरी देश की राय का कोई महत्व नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान में राम मंदिर पर फहराए गए ध्वज को इस्लामोफोबिया की अभिव्यक्ति बताया था। पाकिस्तान ने कहा कि ये कदम उसे 1992 की घटनाओं की याद दिलाता है और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए खतरे का माहौल पैदा करता है। पाकिस्तान ने यहां तक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस मुद्दे में हस्तक्षेप करना चाहिए। और पांचवी बड़ी खबर है कि इस वक्त ताइवान का मसला चीन और जापान के बीच यूं ही फंसा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। ताजा घटनाक्रम में जापान की प्रधानमंत्री साने ताइची ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर अहम बातचीत की है। ये कॉल महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये ऐसे समय में कॉल पर बातचीत की गई है जब ट्रंप ने उनसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत की थी और ताइवान को लेकर जापान चीन के बीच की कूटनीतिक खटपट एक बार फिर से उभर कर सामने आने लगी है। ये विवाद तब बढ़ा जब पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर गद्दी संभालने के बाद साने ताइची ने हाल ही में संसद में ताइवान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ये जापान के लिए और जापान के वजूद की लड़ाई बन सकती है।